और आज आपका विषय है पुनः जो पेपर हुआ था उसी पर हम चर्चा करेंगे प्रश्न पत्रों पर। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 इसमें है, ये सबको इसका उत्तर भी पता होगा उम्मीद करते हैं। बीरस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो ये सबको पता है, बता दीजिए फर्दना। उत्साह। रथ किसका अस्थाई भाव है? श्रृंगार। और हास्यरस किसका अस्थाई भाव है? हास्यरस सही है। हास्यरस किसका अस्थाई भाव है? हास का अस्थाई भाव नहीं है। हास हास्यरस भी है और हास अस्थाई भाव भी है। उसे हास से लिखा हुआ हास होता है वो। क्रोध किसका अस्थाई भाव है? क्रोध। स्किन नहीं दिख रही है। इसकी नहीं दिख रही है? नहीं। एक मिनट, तो नेटवर्क गायब हो गया है पुनः। एक बार बोलना चाहिए आप लोगों को। हम स्क्रीन सोचे शेयर कि किया है नहीं? स्क्रीन शेयर हमने किया। चलिए, अब बताइए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ। तो प्रश्न यही था कि प्रश्न आपका यही था, कौन किसका स्थायी भाव है? तो भी जवाब मिल गया, बीरस का स्थायी भाव यहाँ पे क्या होता है? उत्साह होता है। चलिए ठीक है, तो इसका जवाब मिल गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अब हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, भरतमुनि के सूत्र में लिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरतमुनि का जो रस सूत्र है उसमें किसका उल्लेख नहीं मिलता है? अस्थाई भाव। इसमें अस्थाई भाव का नहीं मिलता है, या शांत का नहीं मिलता है, या अनुभाव का नहीं मिलता है, व्यभिचारी भाव का नहीं, किसका नहीं मिलता है? अस्थाई देखिए, दो चीजें याद रखेंगे आप। यहाँ पे रस सूत्र लिखा हुआ है, जो उन्होंने सूत्र दिया है रस का, विभावानुभाव, संचारी भाव, रस व्युत्पन्नते, उसमें अस्थाई भाव का उल्लेख वहां पे नहीं है। रस सूत्र में इसका अस्थाई भाव का उल्लेख वहां पे नहीं है। तो आपका जवाब यहाँ पे लेकिन अस्थाई भाव सर है। हाँ बताइए। वो सर कह रहे हैं कि जैसे जो 8 रस दिए हैं उसका तो अस्थाई भाव इन्होंने दिया भी तो है। अस्थाई भाव दिए, लेकिन सूत्र जो उनका है वहां पे, सूत्र पढ़िएगा, एक 2 लाइन का सूत्र उसमें एक है। इस पर मैंने इससे पहले रस पर चर्चा किया था, मैं तो आपको वहां बताया था मैंने कि भरतमुनि के रस सूत्र में इसका उल्लेख नहीं है, इसमें अस्थाई भाव का उल्लेख वहां पे नहीं है। 3 तरह का भाव वहां पे। और देखिए, इसमें एक रस, अगर रस के बारे में बात करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे शांत रस आप सही करते हैं, क्योंकि सूत्र की बात नहीं, तो रस की बात करता है अगर, तो शांत रस जो है अभिनव गुप्त ने कहा था, शांतो अभिनव रस है। तो जी। शांत रस अभिनव गुप्त का है। और रस सूत्रों में अस्थाई भाव का उल्लेख ही नहीं कहते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म बौद्ध बन गया था? कुषाण शासक की बात थी यहाँ पे, कुषाण नेता की बात नहीं फिलहाल। चलिए ठीक है, सर कनिष्क है। इसका जवाब कनिष्क आपका बिल्कुल जवाब सही है। तो ये सारे शासक आपके कुषाण वंश के ही हैं। इसमें देखिए, कुजुल कड़फिसस का नाम जो आता है, सोने के सिक्का का प्रचलन जिसने किया था, गिम्प का नाम, इसका नाम आता है। सोने के सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था ये भारत में। तो और कुषाण कुषाण इसमें प्रश्न जो अक्सर जो प्रश्न पूछता है बौद्ध संगीत को लेकर के, तो कहाँ पर बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क के शासनकाल में? कौन सी चौथी तीसरी कौन सी बौद्ध संगीत थी जो कनिष्क ने करवाया था? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कौन थी? कौन सी बौद्ध संगीत थी? नहीं पता? दूसरी थी। ये चतुर्थ बौद्ध संगीत थी। ये कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। सुंदर। कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत अशोक ने, किसने करवाया था?
अगला प्रश्न है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के? किसके थे? चरक संहिता लिखे हैं ये, महत्वपूर्ण पुस्तक आयुर्वेद की है। तो किसके किसके थे? बी वाला। चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क थे? ये कनिष्क के थे सर। का डी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे, डी वाला। चरक जो है कनिष्क के दरबारी थे और उन्हीं के चिकित्सक थे। चरक संहिता पुस्तक का नाम है कि आयुर्वेद की महत्वपूर्ण सर पुस्तक है। सुश्रुत भी थे ना? हाँ, सुश्रुत उस शल्य चिकित्सक थे और ये जो है आयुर्वेदाचार्य थे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो जवाब क्या देंगे आप? प्रस्तावना। चलिए, जवाब सही है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। और ये जवाहरलाल नेहरू के अनुसार है। इसके पहले जो है मैंने चर्चा किया, इससे पहले भी बात हुई है। जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। अगला प्रश्न पे आ जाएंगे। भारत में जनप्रिय संबोधता भी, इसका प्रश्न चर्चा हमारी इसके पहले हुई थी इसी प्रश्न में। इसका ऑप्शन यहाँ पे जनपूर्वक संप्रभुता है, क्योंकि भारत में संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। इसका ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन सही कर देंगे आप यहाँ पे। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है, तो आप यहाँ पे डी वाला ऑप्शन शुरू कर देंगे, सही कर देंगे। अगला है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? चल अल्फा बीटा गामा विकिरण का। इसमें देखिए 3 प्रकार की किरणें होती है। सबसे घातक किरण कौन से इसमें होती है? इन तीनों किरणों सी में, होता है। अल्फा बीटा गामा में से सबसे घातक किरण जो होती है वो अल्फा बीटा यहाँ पे है। सबसे घातक किरण होती है अल्फा बीटा गामा में से। 3 किरणों में से सबसे घातक किरण जो होती है बीटा वाली होती है। और औरक्त किरणें जो यहाँ पे हैं, इसे हम अल्ट्रावायलेट पोटेशियम सी होती है। क्या? अल्ट्रावायलेट सी एक किरण होती है, वो तो घातक होती है सबसे ना। नहीं, अल्ट्रावायलेट अलग चीज है वो। अच्छा। इसे रेडियोधर्मी पदार्थों से 3 तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा निकलते हैं। वो आपकी जो बता रहे हैं सूरज की किरणों से निकलती हैं, वो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। और जो आपके शरीर में, अगर जैसे मान लीजिए ऊपर आपके अगर ओजोन परत क्षरण जब होता है तो आपके शरीर में त्वचा, कैंसर, बाकी चीजें उत्पन्न करती हैं। तो वो सूरज की किरणों से वो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। उसको हम जो है क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वो। लेकिन बी वाला जो आपके यहाँ पे एक किरण है, सबसे खतरनाक यहाँ पे होती है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? कौन सी भाषा वहां पे है? लक्षद्वीप की भाषा क्या है? एक वीडियो मेरा भाषा का बना हुआ है, भाषा मैंने चर्चा किया था भाषा पर। पूरा उन प्रदेशों की भाषाएं वहाँ पे हैं, उसमें किस प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोलते लोग हैं, प्रदेश कहाँ पर है। तो यहाँ पर जाने का मलयालम यहाँ की भाषा है। आपके लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। और मलयालम भाषा केरल की भी है, केरल की है। और साथ में कुछ तमिलनाडु, तो केरल की है, और कुछ तमिलनाडु के लोग भी मलयालम बोलते हैं, और लक्षद्वीप के लोग भी मलयालम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भाषा कहाँ की है? मलयालम की भाषा, मलयालम भाषा मुख्य रूप से। लक्षद्वीप की राजधानी बताओ कहाँ पे है? इसकी राजधानी कहाँ है लक्षद्वीप की? कावारत्ती, बहुत बढ़िया। और लक्षद्वीप को मरकत द्वीप भी कहा जाता है, ये मोगा द्वीप के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में? कितने द्वीप हैं? शायद 36 हैं सर, 36 द्वीप सर। 30 या 26 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। इसका संयुक्त रूप ही आपका जो है 36 द्वीप हैं सर। आपका 36 हो सकते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इनमें किसी विद्वान को है? किस विद्वान ने ये अलग अलग जो है अध्ययन शास्त्र के रूप में इसको जो है स्थापित किया था? एरिस्टोथेनीज, हिप्पारकस, हिकैटियस, हेरोडोटस? मुख्य रूप से कौन, किसका काम है?
सर हेरोडोटस। चलिए जवाब देख लीजिए इसका सही क्या है। जवाब यहाँ लिखा ही नहीं है, मुझे लग रहा है। उसे हेरोडोटस है को ही इतिहास का पिता है। हिकैटियस होगा या हमें लग रहा है हिकैटियस इसका जवाब हिकैटियस है। इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं शायद, इतिहास का पिता। और यहाँ पे हिकैटियस है आधुनिक आधुनिक भूगोल का जनक के रूप में इरास्टोथेनीज का नाम आता है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है हिकैटियस सही यहाँ पे है, लेकिन इसका हमने क्लिक नहीं किया है कौन गलत है कौन सही है। और फिलहाल यहाँ पे हिकैटियस सही होना चाहिए, ज्यादा संभावना हिकैटियस की है। उसको आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं, इरास्टोथेनीज को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पुनः प्रश्न शायद वही है। सर वही प्रश्न है। पुनः प्रश्न डबल हो गया है। एक मिनट, प्रश्न वही डबल हो गया। इसका भी नहीं दिया। चलिए अगला प्रश्न वही प्रश्न था, डबल हो गया है वो, तो देने कोई मतलब नहीं था। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। जो वायु प्रदूषक आपके हैं उसका एक संकेतक होता कौन सा है। साइकस, हरेसवाल, लाइकेन और मोम्स, या अंतिम वाला आपका क्या सही बताओ करेंगे भाई, इसमें क्या सही करेंगे आप। सर लाइकेंस और मोस। देखिए लाइकेंस जो होते हैं वायु प्रदूषण के सबसे बड़े संकेतक होते। सबसे पहले अगर वायु गड़बड़ जब होती है तो शहरों के अगल बगल के जो नदियां होती हैं सबसे पहले लाइकेन मरते हैं। अगर लाइकेन समाप्त हो रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ की पोल्यूशन वायु जो है सही नहीं है या प्रदूषित वायु हो गई है। जबकि ये पानी में पाए जाते हैं पानी में, लेकिन प्रदूषण संकेतक किसके हैं, वायु प्रदूषण के संकेतक। दुविधा में डाल देगा आपको, वही पाए जाते हैं पानी में, लेकिन ये हवा के बारे में कैसे बता रहे हैं। इस तरह प्रश्न यहाँ से आते हैं। अगला प्रश्न आपका है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। कब सही करेंगे इसको। 2 दिसंबर। जवाब बिल्कुल सही आप लोगों का है, 2 दिसंबर यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। तो 2 वाला ऑप्शन आप यहाँ पे सही, 2 दिसंबर को यहाँ पे सही कर देंगे आप। 2 दिसंबर डेट इसका है, चौथा वाला सही है। ये अगला प्रश्न, इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, जिससे आप लोग कुछ चीज सर्च मारते हैं, बाकी जगह जाकर के नेट पे जाकर देखते हैं, कोई चीज खोजते हैं, गूगल के द्वारा खोजते हैं, याहू के द्वारा, बैडू के द्वारा, वेल फ्रेम अल्फा के द्वारा। तो क्या सही करेंगे यहाँ पे आप, कौन सर्च इंजन नहीं है। कंप्यूटर से प्रश्न है ये। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, बैडू ही यहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। सर ये है क्या। है नहीं, मतलब जैसे जब आप नेट पे जाते हैं गूगल से सर्च मारते हैं या तो याहू से मारते हैं, इसका नाम मैंने नहीं सुना या आप बिंग से मारते हैं, नहीं सुना होंगे आप, क्योंकि प्रयोग में कम कर रहा होता है, इस्तेमाल में आता आपके है। लेकिन ये भी सर्च इंजन आपका है, जैसे गूगल है, जैसे याहू आपका है, बैडू भी वैसे आपका है। वेल फ्रेम अल्फा जो है ये आपका सर्च इंजन नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी ही सही यहाँ पे है, बिल्कुल कुछ में कोई दुविधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट इकाई है, आपसे कंप्यूटर से प्रश्न है ये। इनपुट इकाई कौन सी है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कोई नहीं। इनमें से सभी सभी सही है। तो इनपुट माने क्या होता है भाई, इनपुट माने होता क्या है, इनपुट माने क्या होता है। मतलब सर जो संदेश हम भेजते हैं, जो इनपुट करते हैं, जो उसमें बात डालते हैं, सब डालते हैं। सही देखिए, इनका मतलब होता है अंदर करना, पुट का मतलब डालना, इनपुट मतलब अंदर रखना, मतलब अंदर प्रविष्ट कराना। अब देखिए करना क्या है, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर जिस भी माध्यम से आप अपनी बातों को आप उसके अंदर प्रविष्ट कराते हैं, वो सब क्या है आपके हैं, वो सब आपके इनपुट माध्यम है। और जिन माध्यमों से लैपटॉप के अंदर की बातों को आप बाहर निकालते हैं वो सब आपके क्या है, आउटपुट माध्यम है। आउटपुट। जैसे
देखिएगा, ये जैसे माउस आपका है, माउस से आप जो है कोई चीज क्लिक करते हैं और उसके अंदर डालते हैं तो माउस भी काम उसमें आता है। कीबोर्ड से आप जो है कोई नाम लिखना है, कुछ करना है तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इनपुट हो गया। स्कैनर का मतलब होता है जिससे आप कोई चीज फोटोकॉपी करके लैपटॉप के अंदर लेके चले जाएं। जैसे स्कैनर जिससे आप फोटो निकालते हैं वो लैपटॉप के अंदर भी अपनी चीज को प्रवेश करता है, इसे वो प्रिंट भी करेगा, उसके अंदर भी ले जाएगा वो। तो ये सभी क्या है, सभी इनपुट है। इसी तरह से जॉयस्टिक है आपका, जो साउंड सिस्टम है, अब कुछ बोलने वाला जो होता है वो भी आपको इसी में आता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिन भी माध्यमों के द्वारा आप लैपटॉप के या कंप्यूटर के अंदर अपनी बातों को प्रविष्ट कराते हैं उसी को इनपुट इकाई कहते हैं। और अगला चीज इसी का उल्टा जो होता है आउटपुट होता है, जिसके द्वारा आप अंदर की बातों को बाहर निकाल दें। जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर फोटोकॉपी निकाल देता है उसकी है। साउंड सिस्टम हो गया, लैपटॉप के अंदर की बातों को बाहर निकालता हुआ है, तो वो भी आपका आउटपुट हो गया। और इस तरह की मतलब जो भी चीजें इसको बाहर निकालने वाला काम करेंगे, सारी चीजें आपकी जो है आउटपुट में आपकी आती है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। किलोबाइट, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। सर 1024। तो ऑप्शन गीगाबाइट, सी वाला सही है। किलोबाइट है यहाँ पे, केबी है। किलोबाइट पहला सही है सर, पहला बाइट। सर पहला वाला सही होगा ना? हाँ पहला सही है। केबी है, किलोबाइट केबी है, ध्यान दीजिएगा, केबी है। तो 1024 बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर जो है 1 केबी होता है। हाँ, तो इसको अभी हम भी करेंगे, मेगाबाइट करेंगे, तब जाकर के 1024 केबी बराबर जो है इसका मेगाबाइट बनता है, मेमबी बनता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर में से प्रयुक्त आईसी चिप बनती है, लैपटॉप में प्रयुक्त सिलिकॉन। आईसी चिप बनती है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही करेंगे? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही आपका है, सिलिकॉन की बनती है। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही है, सिलिकॉन से बनती है। अगला प्रश्न आपका है, इंटरनेट के पते में इंटरनेट का जो पता होता है यहाँ पे आप लिखते हैं HTTP लिखते हैं, का सही विस्तृत रूप कौन सा है यहाँ पे? सी वाला, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सी वाला सही है, हाइपर। डी वाला, यस सर। डी वाला, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जवाब सही आपका है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। सर ये है क्या? अब इसके लिए बारे में क्या बताएं हम, बताएंगे इसके बारे में क्या चीज है ये? कोई बताएगा क्या चीज है ये? बोले भाई किसी को इसके बारे में है कि है क्या ये HTTP क्या ये है? एशिया महाद्वीप। चलिए जो भी हो, फिलहाल मैं बताऊं, कोई वेबसाइट जब सर्च मारनी आपको होती है, कोई वेबसाइट सर्च मारने से पहले आप जो है, मैं देखिए इसका जानकार नहीं हूँ, लेकिन उसके पहले आपको HTTP वहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ मिलता है, उसके बाद आप .com करके लिखते हैं उसको। तो वेबसाइट का एक तरह से हाइपर लिंक है, उसके बाद आप उसको लिखते हैं, वो सर्च मारता है उसको है। अब उसका तरीका क्या चीज है मुझे बहुत पता है, उसके बारे में नहीं मुझको। अगला है प्रश्न आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न आना चाहिए सभी लोगों एशिया को। महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप यहाँ पे। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, बहुत बढ़िया। और एशिया के बाद किसका नंबर आता है बड़ा में? बढ़ते क्रम में किसका नंबर आता है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद किसका नंबर आता है? सर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, बहुत बढ़िया। इसके बाद नंबर आपका दक्षिणी अमेरिका का है, उसके बाद आपका यूरोप का नंबर आता है, इस तरह से आपका सबसे अंतिम में आपका जो है ऑस्ट्रेलिया आता है। कभी कभी जो है इसको घटते क्रम में, भाई बात कहीं हो रही है, कभी कभी आरोही अवरोही क्रम में देकर भी आपको दुविधा में डाल देगा ये, अगर पता आपको रहेगा।
विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा। डेट याद है कब गिराया गया था इसको? कब गिराया गया, डेट याद है? क्या सर? डेट याद है कब गिराया गया था? हिरोशिमा नागासाकी गिराया गया था। डेट तय कब गिराया गया, किस तारीख को गिराया गया था ये? शायद ये 1945 का डेट तो कंफर्म है। ये जो डेट उसका जो है सन 1945 है, 8 अगस्त या 9 अगस्त का डेट है। 8 अगस्त। 8 अगस्त होगा। 8 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो है गिराया था। इसी के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पुनः नागासाकी पर गिराया था। उसने 2 बम गिराए थे उसने, परमाणु बम। प्रथम बार जो है किसी देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? राष्ट्रपति जो होता है, जो आपात की घोषणा करता है, किसके लिखित परामर्श के बाद कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल, भारत के मुख्य लोकसभा न्यायमूर्ति। अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, प्रधानमंत्री, किसके कहने पर कर सकता है वो? इसका जवाब आपका है ए वाला, या मंत्रिमंडल लिखा हुआ है। यहाँ तो मंत्रिमंडल सही किया हुआ है। क्या प्रधानमंत्री की अनुमति लेता है वो, या न्यायमूर्ति चाहिए उसको? नहीं सर, ये प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है वो कर सकता है ना। प्रधानमंत्री के सलाह पर ही मेरा करता है। हाँ, सर लेकिन संघीय मंत्रिमंडल में तो प्रधानमंत्री होगा ना। हाँ, उसमें भी आएगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए उसको ना। संघीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री आपका शामिल है, तो प्रधानमंत्री तो बाकी सभी लोगों के, हाँ देखिए इसमें क्या होता है कि संघीय मंत्रिमंडल होता है, सभी लोग संयुक्त बैठक होती है, उसके बाद निर्णय होता है कि आपातकाल घोषणा करना है कि नहीं करना है। तो फिलहाल यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जैसे 1971 में, जब 1971 में हुआ था, इंदिरा गांधी रातों रात गई थी, अनुमति लेकर आई थी वहाँ पर आपातकालीन वाला। उसमें मंत्रिमंडल बुलाने का मौका नहीं मिला। फिलहाल जो नियम है उसका देखिए कुछ लोग फॉलो भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही किया हुआ है, संघीय मंत्रिमंडल। और दुविधा हो तो इसको सर्च मार के देख लीजिए मिल जाएगा। कहीं दुविधा लग रही हो कौन करता है, किसके लिखित परामर्श पर करता है, तो सर्च मारिए, अभी इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय पर। यानी कि ऑप्शन पहले से ही खुला हुआ है, पहले से ऑप्शन बाहर रह गया था लग रहा हो। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सुंदरा भंडारकर, इंदिरा जयसिंह, फातिमा बीबी, लीला सेठ। जवाब दे भाई कोई और। लीला सेठ ही है जी, ऑप्शन डी सर। फातिमा बीबी होगा, मिल रहा है। फातिमा बीबी सर, लीला सेठ। लीला सेठ है। यस सर, फातिमा बीबी जो है फातिमा है, और उच्च न्यायालय की लीला सेठ है। उच्चतम की लीला सेठ है, फातिमा है। नहीं, उच्चतम की जो है फातिमा बीबी है, और उच्च न्यायालय की लीला सेठ। फिलहाल जो प्रश्न में मिला अब तक है, हमने उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे लीला सेठ का नाम कहीं नहीं मिला है उच्चतम न्यायालय के। हाँ, फातिमा बीबी है सर, वो फातिमा बीबी है जो हाई कोर्ट की होती है, वो लीला सेठ है। हाई कोर्ट में लीला सेठ हो सकती है यूपी में। हाँ, हाई कोर्ट की है। फातिमा बीबी का नाम मिला मुझे, लेकिन लीला सेठ का नाम पहली बार मिल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लीला सेठ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में शामिल है। नहीं, ये लीला सेठ हाई कोर्ट की है सर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है?
सार्वजनिक पद पर प्राप्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चुनाव में सहभागिता का अधिकार। सर शिक्षा का अधिकार। जी सर आप पूछिए। शिक्षा का कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार। मतदान का अधिकार, सार्वजनिक पद पर प्राप्ति का अधिकार, सी वाला ही सही है। शिक्षा का अधिकार तो आपका संवैधानिक अधिकार है। ये जी राजनीतिक अधिकार नहीं। 15 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था सरकार करती है, तो शिक्षा का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ पे प्रश्न आपका है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। 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 कितने परसेंट है भाई? कुछ है। परसेंटेज क्या आर्गन का है? दशमलव 93 या 94, 1% के अगल बगल है ये। एक आर्गन वाला गैस 93 है आता सर। है। 93 या 94 में कहीं कहीं मिलता है। तो सबसे अधिक मात्रा में आपका 1% के अगल बगल आपकी आर्गन अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? N2 का 78। चलिए बहुत बढ़िया। N2 का आपका 78 हो गया। O3 का बताइए, O3 का परसेंटेज क्या है? O3 का 21। अच्छा वो अरे भाई ओजोन है। ऑक्सीजन का है। ओजोन का है। 6 बार 0 लगाइए, अंत में जो 6 लिख दीजिए। 0.026। हाँ 6 बार 0 लगाइए, एक बार 6 लिख दीजिए, तो इतना परसेंट लगभग। ओजोन का मतलब होता है जो परत जो है सूरज की किरणों से हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है हमको, है उसी को ओजोन कहते हैं। इसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से होता है। O3 लिखा ही है। O3 का मतलब होता है ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर इसका निर्माण करते हैं। CO2 कितना है? CO2 का परसेंट है 0.035 दशमलव 0.003। 0.003 नहीं भाई, गलत कर जाएंगे आप। 0.03 है। डबल 0.03। 0.03 इस तरह करके पढ़ते हैं कुछ लोग। पहले 0 लिखा होता है, इसको है पहले में 0.03 या 0.03 करिए तो भी सही है। 0.03 करेंगे तब भी सही है। अगर 0 डबल कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगले पे आ जाइए। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। किससे गर्म होता है? सूरज की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। क्या सही करेंगे? पृथ्वी के विकिरण द्वारा। चलिए जवाब बिल्कुल सही पृथ्वी के आपका है। अंदर की उष्मा होगा। उष्मा नहीं होगा। नहीं, उष्मा नहीं। जवाब इसमें बी सही है। जो बता आपका जवाब जो था, विकिरण के द्वारा। पृथ्वी पर जो किरणें सूरज की गिरते हैं और ये किरणें जब पुनः रिटर्न धरती से होती हैं, सूरज की तरफ जाती हैं, रिटर्न हो जाती है वायुमंडल, वही गर्म करती है। तो विकिरण वाला ऑप्शन आपका बी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस उत्तरदायी यहाँ पे? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। बिल्कुल जवाब सही आप लोगों का है। CO2 सही है। और इसको ग्लोबल वार्मिंग गैस, विश्व गर्माहट गैस, कांच गृह प्रभाव गैस, हरित गृह प्रभाव गैस, और क्या नाम है, बर्फ के नाम से कौन सी बर्फ? ठोस बर्फ। ठोस बर्फ इतने नामों से जानी जाती है गैस ये। मतलब बहुत सारे नाम इसके हैं। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे तो लंबी चर्चा हो जाएगी। हरित गृह प्रभाव नाम क्यों पड़ा? कांच का गृह गैस क्यों कहते हैं इसको है? ग्लोबल वार्मिंग गैस कैसे है? विश्व गर्माहट गैस क्या नाम पड़ा है? मतलब तरह तरह के ठोस बर्फ क्यों कहते हैं इसको है। अच्छा बताइए, CO2 गैस जो है किस तापमान पर ठोस बर्फ का रूप ग्रहण करती है?
नेक्स्ट मास्टर ये हो जाएगा। बात आपस में ना करिए, पहली बात आपस में चर्चा, अगर अगल बगल बात बिल्कुल ना करिए। अगर आप मोबाइल ऑन किए, आपका ऑडियो ऑन, बात अगल बगल ना करिए। बताइए CO2 गैस किस तापमान पर बर्फ का रूप ग्रहण, ठोस बर्फ का रूप ग्रहण कर लेती है? परीक्षा में प्रश्न कई बार सीधे पूछा इसको है। किस तापमान पर ठोस बर्फ का रूप ग्रहण करती है? -100 है शायद। -78। तो 78 है। -78 पर जो है ये बर्फ जो होती है, नहीं जो CO2 आपकी है, ये ठोस बर्फ का रूप ग्रहण करती है। और एक चीज और जानिएगा, जो आपके पेय पदार्थ होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? CO2 ही भरी जाती है। जो आपके जो पेय पदार्थ पीते हैं, कोका कोला, लिम्का, ये जो भी बन के आपका आता है, उसके अंदर आपके CO2 गैस ही भरी जाती है। और जो चूल्हे पर जो मतलब जो आप रोटी पकाते हो, उसके अंदर मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? CO2। CO2। CO2 ही होती है। और ये जानिएगा कि भाप का तापमान नॉर्मल जो तापमान से ज्यादा होता है। भाप से हाथ पूरी तरह जल जाता है, तो उसका तापमान ज्यादा होता है वहाँ पे। जो रोटी फूलती है, फूलने के लिए गैस कौन सी जिम्मेदार है? तो CO2 गैस ही जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, CO2 ही जिम्मेदार है। एक चीज और है, इसे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है। यहाँ प्रश्न एक परीक्षा में पूछता है कि जो आपका वनस्पति तेल जो बनता है, घी बनता है, मुख्य रूप से किसके सहयोग से बनता है? हाइड्रोजन। इसका जवाब आपका हाइड्रोजन है। और भविष्य का ईंधन कहा जाता है इसको, है। हाँ, भविष्य की। इसके बारे में तो पूछना नहीं, बहुत सारी चीजें ऑक्सीजन के बारे में है। अच्छा बताओ, आग लगने में कौन सी गैस सहयोग करती है? आग लगाने में ऑक्सीजन। आग लगाने में सर ऑक्सीजन ना। हाँ, और जिंदा रखने के बुझाने लिए में कौन सी गैस कार्बन। बनती है? कार्बन। बुझाने में CO2। आग लगाने के लिए ऑक्सीजन है, और बुझाने के लिए आपका CO2 बुझाने है। कार्बन। अग्निशामक गैस के नाम से भी प्रसिद्ध है। अक्सर उसमें वो CO2 भरी जाती है, और भी गैसें मिलाई जाती है उसमें, है अग्निशामक के अंदर। क्योंकि सब बताओ, तो उसमें CO2 मिलाते हैं क्यों? अग्निशामक गैसों में CO2 क्यों मिलाई जाती है? क्या बात है? आग बुझाने के लिए भारी। भारी गैस है, एक कवर का निर्माण कर लेती है, जिससे वहां गैसें बाहर, जैसे CO2 का क्या नाम, ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती है, और बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं लेयर आ बना पाती है। लेते। ये लेयर बनाता है। मतलब बाहरी ऑक्सीजन अंदर लेयर। नहीं आ पाने के कारण जो वहाँ की गैस क्या होती है, बुझ जाती है, वहाँ की आग बुझ जाती है। क्लोरीन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लोरीन मुख्य रूप से शोधक, पानी शोधक के रूप में काम करता है, जल शोधक के रूप में काम करता क्लोरीन है। और एक महत्वपूर्ण चीज है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आता है, मोटर कार में उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आप क्या सही करेंगे इसमें? टीबी सर, टीबी। टीबी का मतलब क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, सल्फर आ गया यहाँ पे। SO2 हो तो लेड है सर। SO2 है जो बता रहे हैं, सल्फर तो आपका SO2 है। टीबी का मतलब होता है शीशा। क्या? आपके तेल जो पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोलियम में शीशा एक नियत मात्रा में मिलाया जाता है। उसमें एक हरित पेट्रोल आता है, ग्रीन पेट्रोल आता है, उसमें कम मात्रा में मिलाया जाता है। और जब हमारा सर SO2 है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ हाँ, वो अलग नहीं, उसका उत्तर वो नहीं है। जो बता रहा हूँ, इसका उत्तर आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन सही यहाँ पे। सी वाला ऑप्शन टीबी। टीबी मतलब होता है पारा या शीशा कह लीजिए इसको आप, शीशा मुख्य रूप से। तो इसमें क्या होता है कि जो पेट्रोलियम बनता है, उसमें से गाड़ी को बढ़िया एवरेज दे, इतने अधिक मात्रा में शीशा मिलाएंगे आप पेट्रोलियम में, उतने बढ़िया एवरेज वो देता है गाड़ी। तो पीबी को नियंत्रित करने के लिए, और दूसरी समस्या क्या खड़ी होती है, जब ये दहन होता है इंजन में, जब दहन इसका होता है, तो कार शीशा जो जलता नहीं है, धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है वहां से। और जब बाहर निकलता है तो आपके सांसों के द्वारा आपके अंदर एंट्री करता है, तो वहां से कैंसर रोग और मानसिक संतुलन, बाकी चीजें डिस्टर्ब करता है।
तो ये पी भी आपका ये है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो गाड़ियां जो निकलता है वहां से, उसमें मुख्य रूप से गैस कौन सी है होती है जो आपको नुकसान करती है? मुख्य गैस कौन सी है? गाड़ियों के दहन से उत्पन्न धुएं में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड होता है। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से जी उत्पन्न सर। होती है। और सल्फर की बात जो आप लोग कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो तेल शोधक कारखाने जो होते हैं, सल्फर मुख्य रूप से वहां से निकलता है। जैसे भी आपके आगरा में जो कौन सा रिफाइनरी लगी थी, आगरा तेल शोधक कारखाना जो लगा हुआ था, उससे आपके ताजमहल को खतरा हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि सल्फर सल्फर जो गैस होती है, इसको स्टोन क्रैकर बोलते हैं, स्टोन का कैंसर बोलते हैं इसको। इस सल्फर का मतलब नहीं समझते, जैसे जैसे आपके बैटरी वाला पानी अमराज के नाम से प्रसिद्ध है, इसको अमराज भी कहते हैं। बैटरी का पानी जो होता है, किसी पत्थर पर गिराते हैं, पत्थर क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है, पत्थर तुरंत फूल जाता है वो। ये SO2 को हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। और ये स्टोन क्रैकर या स्टोन का लकवा या स्टोन जो भी कह लीजिए आप, जो है मतलब पत्थर को बिल्कुल नष्ट कर देता है, ये पत्थर को तोड़ देता है, स्टोन क्रैकर के नाम से जानते हैं इसको। और अम्लीय वर्षा जो आपकी होती है, SO4 जो होती है, मुख्य रूप से आपका यही जिम्मेदार है, SO2 जिम्मेदार है उसके लिए। अगले प्रश्न पे आ जाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये ऑक्सीजन से संयोग करती है, ग्लाइकोलिसिस का संदमन करती है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। क्या सही करेंगे आप? सर सी वाला। ऑप्शन से सर तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देती है। इसको दमघोटू गैस के नाम से भी जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी। अगर आप कमरे के अंदर कोयला जला दें थोड़ी देर के लिए और आप उसी में सो जाएं, तो आप उठ ही नहीं पाएंगे, उसी में सोए सोए आपका काम तमाम हो जाएगा। इसमें देखिए होता क्या है, ये इसका जवाब जो बताएं आपने, जवाब सही नहीं आपका है। इसका जवाब वो ये हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से संयुक्त होती है। इसका जवाब हीमोग्लोबिन जवाब इसका है। जवाब देख लीजिए, जवाब इसका देख लीजिए आप लोग, जवाब क्या इसका है। दूसरा प्रश्न खुल गया है तो एडवांस में, कहाँ गया भाई प्रश्न? प्रश्न नंबर 28 सर। 28 था वो। जी। एक मिनट। हाँ, जवाब देखिए इसका, ये जवाब डी वाला सही यहाँ पे। हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करती हैं। और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि आपके साथ जो है ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब पूरे शरीर में जो है CO2 को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, खींच कर ले जाता है, और इसी के साथ मिल करके जो है संयोग करके जो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है। और धीरे धीरे आप निष्क्रिय होकर क्या हो जाते हैं, मृत्यु के काल में चले जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? नकदी फसल है कौन सी? पहले से खुला हुआ ऑप्शन इसका है भाई, कैसे पहले से खुल गया समझ में नहीं आ रहा है। अब नकदी फसल कौन सी इसमें है? डी वाला। रबड़। रबड़ एक नकदी फसल है। गेहूं, बाजरा, धान। चलिए बिल्कुल जवाब सही आपका होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि देखिए नकदी का मतलब बताओ क्या होता है? जो नगद दे, आपको पैसा दे तुरंत आपको। जैसे कपास हुआ, गन्ना हुआ, सुर्ती हुआ, तंबाकू बाजरा हुआ, भी आपका तो हुआ। नहीं, बाजरा नगद बाजरा नहीं सर भी है। धान भी तो, सर धान भी तो बाजरा नगद नगदी देता है। नहीं, नहीं, धान खाद्यान्न फसलों में है। धान नगद कोई तो धान को बेचते नहीं आप हैं, धान अपने पास खाने के लिए भी रखते हैं। लेकिन क्या रबड़ को भी खाएंगे आप? क्या आप जो है हाँ कि सर। कपास को भी खाएंगे? क्या तंबाकू को सर भी तो खाएंगे? क्या खाद्यान्न फसल नगदी फसल में नहीं आती है, इसका मतलब? नहीं, 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 उसमें नहीं आएगी वो। तो गन्ना आपका है, गन्ना गन्ना सीधे ले गए, तौले आप एक बार ले गए, वहां बेच दिए, पैसा मिल गया आपको। और कुछ चीजें जो होती है जो नकदी में आती हैं, जैसे कपास हुआ, गन्ना हुआ,
रबड़ हुआ, तंबाकू हुआ, ये नकदी फसलों में आती हैं और उसको आप तुरंत जो है बेचते हैं, पैसा लेते हैं। आ जाइए, अच्छा बताओ, गेहूं जो है, गेहूं किस फसल चक्र में गेहूं आता है? गेहूं का फसल चक्र कौन सा है? गेहूं का फसल चक्र क्या है? रबी। वो शीत ऋतु है। नवंबर। शीत ऋतु में रबी होता है खरीफ, गेहूँ। रबी खरीफ जायद किस में आएगा ये? रबी में आएगा ना। रबी में आएगा। कब बोया जाता है ये गेहूं? गेहूं कब बोया जाता है? नवंबर, नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। चलिए ठीक है। तो धान किस में आता है? धान धान खरीफ धान धान खरीफ में आता खरीफ। है, बढ़िया। धान जी। खरीफ में है, गेहूं आपका जो है रबी में। बाजरा किस में आता है? रबी में। बाजरा, बाजरा किस में आता है? है। बाजरा, बाजरा भी इसी में आएगा, खरीफ नहीं, में बाजरा तो। जायद की फसल में। बाजरा भी आपका जो है कि खरीफ में आएगा। खरीफ में खरीफ आएगा। कैसे, अगर जायद जायद में होता तो नकदी में आ जाता वो। नहीं, बाजरा भी इसी टाइम बाजरे का भी टाइम है। हाँ हाँ, धान। खरीफ में आता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन इसमें, इसमें एक खरीफ फसल नहीं इसमें है। बताना आपको कौन सा नहीं है। चना। चना है सर, चना। चना सर। चलो, सारी दलहनी फसलें जो होती हैं किसमें आती हैं? रबी में। रबी वाले में आती हैं। धान, मक्का और ज्वार, ये 3 चीज आपकी खरीफ में है। और देखिए, चना के बारे में एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। चने की जो कुछ पौधों की जो दलहनी फसलें जो होती हैं उनकी जड़ों में गुठला गुठला दिखाई पड़ता है आपको। परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछता है यहाँ से। और एक सहजीवन होता है, एक सहजीवी परजीवी होता है जो वहाँ पे जीवन व्यतीत करता है अपना, और नाइट्रोजनीकरण में सहयोग करता है। बताएंगे चने की जड़ में जो है कौन सा परजीवी होता है? नाम बताइएगा उसका। चना में, अरहर में, मटर में। चलिए राइबो। जवाब, चलिए जवाब सही आपका, राइबोजोबियम नाम उसका है, जो कि दलहनी फसलों के जड़ों में एक परजीवी के रूप में या सहजीवी के रूप में वहां पर जीवन अपना यापन करता है। आप सहजीवी मानिए, परजीवी नहीं, सहजीवी मानिए, सहजीवन होता है उसका है। इसका जवाब क्या सही कर देंगे आप यहाँ पे? आप यहाँ पे चना सही कर देंगे। चना, चना आपका जो है रबी वाले में आएगा। गेहूं की कृषि इनमें से किससे संबंधित है? गेहूं की कृषि इनमें से किससे संबंधित है? सेल्वास, लानोस, पैम्पास, स्टेपी। इसका जवाब देख लीजिए, इसका जवाब देख लीजिए। ऑप्शन ऑप्शन डी वाला सही यहाँ पे है। स्टेपी का मतलब होता है छोटे पौधे जो होते हैं। ये जो सेल्वास बड़ी बड़ी घासें, 10-10 फुट की घासें सेल्वास होते हैं। लानोस और कंपास भी इसी तरह घासें होती हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाई वाली होती हैं। तो स्टेपी पौधे जो होते हैं जिनकी हाइट कुछ सीमित होती है, उसी को स्टेपी कहा जाता है। और फिलहाल यहाँ पर जो इसका मतलब, यहाँ पे ऑप्शन जो सही, यहाँ पे स्टेपी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। कंचनजंगा। कितनी ऊंचाई उसकी है? जवाब सही। आपका ऊंचाई कितनी है? 8,611 शायद ऊंचाई इसकी, मुझे कंफर्म याद नहीं है। 8,611 के लगभग ऊंचाई इसकी है, मीटर में है ये। और ये बताओ कंचनजंगा किस राज्य में है? क्योंकि कहाँ पर पड़ती है कंचनजंगा, किस राज्य में है? कहाँ पे? सिक्किम में। बहुत बढ़िया, सिक्किम में पड़ती है, बिल्कुल जवाब सही आपका है। तो एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल। नेपाल। नेपाल में, बिल्कुल यही सही जवाब है। नंगा पर्वत कहाँ पड़ेगा? ये नागालैंड में शायद है, नागालैंड में। नंदा देवी कहाँ पड़ेगा? नंदा देवी उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, कुछ यूपी में भी है, ये दोनों में है।
और यूपी सर की सबसे नंगा बड़ी पर्वत चोटी कहाँ भी है? ये शायद नागालैंड में है, नागालैंड में है। लेकिन नंदा देवी जो बात किया आपने, उत्तराखंड की बात किया, यूपी की जी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी ही है। यूपी की सबसे ऊंची चोटी जो नंदा देवी है। तो ये पर्वत कुछ आपको उत्तराखंड में, कुछ आपके यूपी में, दोनों में है। ये सबसे ऊंची चोटी यूपी की जो है नंदा देवी ही है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल आलमगीर कहाँ स्थित है? इटावा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली। जवाब देख लीजिए इसका। तो मुसीबत हो गई भाई, जवाब मैंने लिखा नहीं इसका है। अलीगढ़। तो इसको भाई कंफर्म हम है नहीं इसको लेकर के, इसका उत्तर मैंने लिखा नहीं। वहाँ पे प्रश्न जो पेपर जो पेपर में इसका उत्तर लिखा हमने, पेपर में जो हुआ था, पेपर में इसका आंसर है, कौन सा सही इसका है। चलिए अगला देखिए, कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? गोंडा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, सिद्धार्थ नगर। कपिल वस्तु कहाँ पर है? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर में बिल्कुल जवाब सही है। गौतम बुद्ध का जो घर द्वार दरबार जो था, जहाँ सिंहासन, जहाँ पे राजा थे रोगन, तो सिद्धार्थ नगर में है। क्योंकि दुर्भाग्य है जिले का कि यहाँ के लोग राजा थे अपने आप को जानते ही नहीं है। उनको तो ये लगता है सही कि कह हम रहे लोग हैं सर। खाने वाले हैं। हम लोग यहाँ के हम लोग राजा थे, इनको पता ही नहीं है। उनको लगता है कि कपिल वस्तु हमारी नहीं है, किसी और की राजधानी है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। ऋषिपत्तनम या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? बनारस, फैजलवा, कुशीनगर, सारनाथ। क्या सही करेंगे? वाराणसी। सारनाथ, सारनाथ। कंफर्म करिए भाई, सारनाथ क्या सही करेंगे? बनारस को सारनाथ क्या सही करेंगे? सारनाथ है सर, सारनाथ। इसका जवाब सारनाथ है। सारनाथ का इनाम पर ऋषिपत्तनम था। और इसी को जो है कहीं कहीं उल्लेख जो मृगदाव का मिलता है परीक्षा में, उसी परीक्षाओं में वो परेशान करने के लिए आपको मृगदाव का नाम दे देता है। तो क्योंकि मृगदाव आप जानते नहीं है, हो सकता है आपके परीक्षा में ही आ जाए कि भाई मृगदाव जो किसका नाम है। या परीक्षा प्रश्न इस तरह से पूछ ले, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम, मृगदाव, सारनाथ, सभी। तो प्रश्न कई तरह से बन सकते हैं, जिसे बना ले जाए प्रश्न बनाओ। हाँ तो ज्यादातर सर यही सारनाथ लगा कर चले आएंगे। सारनाथ लगा के मार देंगे, कहेंगे बकरी ऋषिपत्तनम है नहीं, मृगदाव है नहीं। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, वाटसन। ऑप्शन बी सही है, विलियम जेम्स को जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है इनको है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि, ईगो सिंटोनिक। अच्छा बताओ ये किसका सिद्धांत सर है? ईगो आत्म लिबिडो प्रेम। किसका है? ये किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? अरे स्किनर का। फ्राइड का, फ्राइड फ्राइड का, फ्रायड का लिबिडो और ईगो जो है फ्रायड का आत्म प्रेम से ही संबंधित है। यही कहता है कि बच्चे का जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर जो है कि दो क्या बोलते हैं, यौनाकर्षण सबसे अधिक होता है। तो इसी को लेकर जहाँ पढ़ता था उसको निकाल दिया गया था वहां से, फ्रायड को। जहाँ का अध्यापक पहले था ये, वहां से उसको बाहर कर दे, कहेंगे पगला गया है, इसको बाहर कर दो। क्योंकि उसके सिद्धांत आज भी जो है उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण उसके सिद्धांत उसके पढ़े जाते हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, कथन किसका है? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडोगल, वाटसन। क्या सही करेंगे? शायद वाटसन का है सर, मुझे कंफर्म नहीं है शायद। देखिए आचरण और व्यवहार दो चीजें, यहाँ व्यवहार आया हुआ, आचरण आया हुआ है। तो पहली बात, व्यवहार विज्ञान की बात कौन करता है?
नहीं तो व्यवहारवादी तो ये तीनों है सर, वुडवर्थ और ये स्किनर और वाटसन तीनों व्यवहारवादी में आते हैं ना। यहाँ पे सी वाला तो सही है, मैकडूगल। मैकडूगल। मैकडूगल सही है। जी। मैकडूगल का सिद्धांत है, कौन सिद्धांत मैकडूगल ने तो दिया है जो फेमस है? 14 वो क्या नाम है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। हाँ 14 मूल प्रवृत्तियों वाला जी। परीक्षा में कई बार बार पूछता है इसको, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत बार पूछता है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? शिक्षक, विद्यालय, बालक, सभी। केंद्र बिंदु क्या सही करेंगे आप? सभी सही करेंगे, बालक को सही करेंगे, विद्यालय को सही करेंगे, शिक्षक को सही बालक करेंगे? जैसे बालक ही मान रहेगा। लो बालक ही होगा सर। बालक। बालक ही होगा, क्योंकि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बालक केंद्रित ही है, तो बालक वाला ऑप्शन ही सही करेंगे आप। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। स्किनर किस देश? बहुत बढ़िया। स्किनर कहाँ के थे? स्किनर अमेरिका अमेरिका के थे, जवाब सही आपका है। और थांडाई कहाँ के थे? थांडाई वो भी अमेरिका के सर। वो भी वहीं के थे। वो भी अमेरिका के थे। अगला प्रश्न आपका है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तू ने, वाटसन ने, रूसो ने, वुल्फ ने। चलिए बहुत बढ़िया, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अरस्तू ने ही आत्मा का विज्ञान कहा है। वाटसन ने क्या कहा है, इसको बताओ। वाटसन ने व्यवहार का। व्यवहार का विज्ञान कहा, बिल्कुल सही है। व्यवहार का विज्ञान। और रूसो के बारे में बहुत पता नहीं, रूसो ने क्या कहा इसको है। अगले प्रश्न पे जाइए। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यवसायिकता का, भौतिकता का? सामाजिकता का। सामाजिकता का। पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं है, प्रदूषक नहीं? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या सही करेंगे? सर हाइड्रोकार्बन। जी हाइड्रोकार्बन से। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषक है? सही भाई। क्या CO2 प्रदूषक है वायुमंडल का? सर बता कार्बन दें। डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही है। CO2 प्रदूषक नहीं है भाई, जवाब देखिए इसका। वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है क्या भाई? इतना गर्माहट पैदा करता खाली, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं करता आपको। अगर ये ना होता तो पेड़ पौधे श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे, इसकी तो ही आवश्यकता है। तो सर ग्लोबल हाँ वार्मिंग बताइए। में जिम्मेदार गैस यही है तो वो पोल्यूशक नहीं है ना, तो कोई आपको श्वसन क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न कोई नहीं करता है, ये श्वसन क्रिया में या इस बहुत तरह कोई समस्या कंफ्यूज नहीं खड़ी करता है। और बिना इसके वाला। बिना इसके आप जो है पेड़ पौधे बढ़ेंगे नहीं। श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे इसी का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी सारे हाइड्रोकार्बन जो आपके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हैं, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, सबके सब जो है प्रदूषक हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। हरित गृह कहलाने वाली गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हरित गृह कहलाती हैं? खोजिए, बता रहे हैं। ऑप्शन में देखिए कौन सही करेंगे आप। सर ऑप्शन डी। CFC, CO2, CH4, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी हो सकता है सही जवाब का हो। जी सर है ये। जवाब सही आपका है, क्योंकि CFC माने हरित गृह प्रभाव पैदा करती है ये। सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ बिल्कुल CFC। और CO2 आपका ग्लोबल वार्मिंग गैस है, करे मिथेन। CH4 माने मिथेन हो गया। NO2 माने नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो सबके सब गैसें आपके जो है ये हरित गृह प्रभाव गैस हैं। सबसे अधिक मात्रा में आपका CO2 इसमें है,
इन बाकी गैसें बाद में इसमें आती हैं। इसमें अगला प्रश्न CH4 आपका है क्या है सर? मीथेन, मीथेन गोबर गैस, मीथेन गोबर गैस। ठीक। सर इसी को मार्स गैस कहते हैं। हाँ, मार्स गैस के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। कौन सही करेंगे? CO2। CO2 सर, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 ही देती है। ये फ्रेयान गैस कहाँ बताओ निकलती है मुख्य रूप से? कहाँ इसका प्रयोग होता है फ्रेयान गैस का? फ्रेयान गैस कहाँ से निकलती है? एसी फ्रिज से शायद। हाँ बिल्कुल, जवाब सही है। एसी फ्रिज में ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मीथेन गोबर गैस आपकी है, और CO2 आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये भी आपका मुख्य रूप से फ्रीज सिस्टम से ही निकलती है, फ्रीजिंग सिस्टम से, जो कूल वाले होते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? जो प्रदूषक इसमें से एक जैव विघटित प्रदूषक इसमें है, तो जीवों के द्वारा उसका विनाश हो जाता है। क्या सही करेंगे? पारा है, बहिष्मल है, प्लास्टिक है, एस्बेस्टस। क्या सही करेंगे? बताओ भाई, क्या सही करोगे? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। दिख नहीं रहा है इसमें? जैव विघटित। अरे भाई, वही तो मल है। प्लास्टिक तो खत्म होने वाला नहीं है, जब विकसित है नहीं प्लास्टिक। पारा भी आपका वैसे जब विकसित नहीं होता है। एल्बेस्टम भी आपको वही मल है। तो तीनों चीज नहीं होते हैं, मात्र इसमें वहित मल जो होता है, इसको जीवाणु द्वारा नष्ट होता है। अभी पारे के बारे में जो प्रश्न परीक्षा में पूछता है, आपका जापान वाला जो घटना पूरी हो गई। चलिए, प्रश्न था, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र, पहले प्रश्न था ये। चलिए, हाँ, प्रश्न यही था आपका। नहीं भाई, प्रश्न कौन सा था? ये वाला प्रश्न था आपका। तो जैव गठित तो आपका यहाँ पे है, वहित मल हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपके है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? क्या सही करेंगे? कैडमियम। शीशा सर, शीशा इसका होगा सर। तंत्रिका तंत्र वाला आपका शीशा ही है। और ये अक्सर जो बाजारों में रहते हैं, जो बिल्कुल धुआं वाले स्थान पर रहते हैं, उनको ज्यादा समस्या इसकी होती है। नींद में चिड़चिड़ापन जो है, सर में दर्द, कैंसर जैसी समस्याएं भी उत्पन्न इससे होती हैं। इसका जवाब आपका शीशा ही है। और खास करके ये आपके किससे मिलता है? जो अ, जो मोटरसाइकिलें हैं या गाड़ियां, इनसे जो धुआं निकलता है, उससे होता है। अगले पे आ जाइए। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, यमुना के बाढ़ से, अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से, मथुरा तेल शोधशाला से निकले वायु प्रदूषकों से। इसमें से कोई नहीं। सी वाला ऑप्शन ऑप्शन है। सी। एक चीज जानिएगा, परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछा है, जैसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन को लेकर के, अम्लीय वर्षा को लेकर के। तो एसिड रेन में मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है, और क्या मुख्य रूप से मिलता है उसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से तेल शोधक कारखानों से ही निकलती है, और उसको क्या बोलते हैं? SO2। और जो जिसको हम जो है अम्लीय वर्षा बोलते हैं, उसका उसका फॉर्म होता है H2SO4। H2SO4 हाँ, ये तो 4 होता है। हाइड्रोजन के साथ मिल करके जो है, यह प्रतिक्रिया करके जो है H2SO4 का निर्माण करती है। और इसी का प्रतिरूप होता है वह एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। भारत में प्रथम बार अम्लीय वर्षा जम्मू कश्मीर में हुई थी, और लेकिन बाकी जगह भी वर्षा हो रही है इसकी है, क्योंकि अब इसमें लगातार जो है आपके वायुमंडल में ये चीजें पहुंच रही हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में
उपस्थित ओजोन क्षरण, ओजोन स्तर का क्षरण कौन सी गैस करती है? ये ओजोन स्तर क्या करता है? पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, CO को CO2 में बदल देता है, वायु प्रदूषण के उत्तरदायी है। ये तो आना चाहिए सबको। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पराबैंगनी किरणों के या अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रवेश को रोकता है। तो धरती हमारी ग्लोबल वार्मिंग से बचाता भी, दोनों काम करता है। धरती का रक्षा कवच कहते हैं इसको, है ओजोन को कहते हैं धरती का रक्षा कवच। और ये जानिएगा कि तो इसकी मोटाई कैसे मापते हैं? मोटाई मापने का मात्रक क्या इसका है? डाप्सन, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसकी मोटाई मापने का मात्रक जो है डाप्सन है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर प्रथम बार इसमें छेद देखे गए थे, मतलब बहुत पतली हो गई है। तो इस तरह से प्रश्न कुछ यहाँ से ओजोन से आते हैं आपके। O3 सूत्र इसका है ओजोन का। अंतिम प्रश्न आपको बता रहे हैं, अब आगे पुनः कल मिलेंगे हम लोग। मिनीमाटा महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। सीसा, पारद, फ्लूओराइड, DDT। सीसा। पारा शायद था ये। पारा माने पारद। पारा के कारण ये समस्या हुई थी। पारा के कई नाम हैं, पारद भी कहते हैं इसको, है इसको मरकरी भी कहते हैं। पारद भी नाम देखो यहाँ दिया हुआ है। और DDT जो आपका यहाँ पे है, इसका नाम बड़ा लंबा नाम इसका है, और मुझे आज तक याद नहीं हुआ है। फुल फॉर्म इसका परीक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा भी है। किसी को याद है? याद था सर, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए जान दीजिए। और जानेगा कि सबसे लंबा टाइम तक ये जो है पानी के साथ जो है पड़ा रहता है, 25-25 साल तक इसके जो है अवयव पानी में मिले हैं। और आप एक जानिएगा कि जो हम दवाइयाँ कीटनाशक मारते हैं पौधों में या बाकी चीज़ों मारते हैं, इसको रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है। रेंगती हुई मृत्यु मतलब हमारे अंदर जो प्रविष्ट होते हैं 10 साल 20 साल में पानी के साथ हमारे शरीर में घुसते हैं और हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो पहली बात तो दवा वाली सब्जी जो है सब मजदूरी खाना खाइए, प्रयास करिए कि घर खेतों पर उत्पन्न करिए और उसका इस्तेमाल करिए। वर्तमान में जो बहुत सारी समस्याएं हार्ट अटैक वाली या मस्तिष्क वाली या जो है ब्रेन हैमरेज समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, इसके लिए हमारे अधिकतम जो समस्या उत्पन्न करने का कारण जो है सब्जियां हैं। और सब्जियों में जो दवाई मार जो खाते हैं उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और कुछ हमारी जीवनचर्या बदली है। शीशा, हमको पता नहीं कि हमारी गाड़ियों को धुआं कितना नुकसान करता है, हमको पता नहीं है। बहुत सारी चीजें हम जानते नहीं है, लेकिन इस तरह पानी पहुंच रही है, पानी सीधे हमारे अंदर आ रही है। तो पानी नीचे का पानी पीजिए, मतलब ऊपर का पानी मत पीजिए। 40 फुट के ऊपर का पानी बिल्कुल मत पीजिए आप। कम से कम पानी आपकी बोरिंग जो हो नलके की 100 फुट तक नीचे उसका पानी का इस्तेमाल करिए। और सब्जी दवा हमारी सब्जी का इस्तेमाल कम से कम, मतलब कहना मेरा है मार्केट की सब्जी का इस्तेमाल कम से कम करिए। घर में कहीं पैदा कर लीजिए, 10 पैसा कहीं बो दीजिए, कुछ पैदा होता रहे, समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए तो क्लास को यही समाप्त करते याद है, कल पुनः मिलेंगे हम लोग 50 प्रश्न के साथ जो बचे अंत में है। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, सभी लोगों को संपर्क है। शुभ रात्रि आपको। धन्यवाद।